बाजार में दोस्तों आज गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है। कुछ बड़ी गिरावट तो है नहीं, जस्ट 35 पॉइंट्स की मंदी। निफ्टी बैंक प्लस में, मिड कैप ने अच्छी क्लोजिंग दी आज। स्टार्टिंग और जो ड्यूरिंग मार्केट काफ़ी वीक था, लेकिन आखिरी में काफ़ी अच्छी बाइंग आती है, तेजी में बंद होता है। स्मॉल कैप भी अच्छी खासी रिकवरी के साथ में बंद होता है। एडवांस डिक्लाइन आप देख सकते हैं, डिक्लाइन की कंपनीज ज़्यादा है। सेक्टर्स हम देखें तो सरकारी बैंक्स ने अच्छा किया, मीडिया, बैंक, मेटल आज प्लस में थे। आईटी ने खराब परफॉर्म किया, एफएमसीजी, फाइनेंस, फार्मा सब कुछ नीचे आके बंद हुआ। अब देखो ऑयल को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है, उसको चेक कर लेते हैं। ऑयल अभी काफ़ी ऊपर है, $90 के आसपास सस्टेन कर रहा है। सो ये काफ़ी नेगेटिव है, इस वजह से निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है, कोई भी ब्रेकआउट मेंटेन नहीं हो पा रहा है और सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो देखो फर्स्ट आप देख सकते हैं, पाकिस्तान ने यहाँ पे कहा है कि अभी जस्ट 5 दिन बाकी है 60 डे का जो MOU हुआ था, जो एक्चुअली तो कुछ मतलब था नहीं इसका, लेकिन फिर भी हम देखें तो उसमें अभी बात बाकी है 5 दिन, और 5 दिन में कुछ ना कुछ बात हो सकती है। ऑप्टिमिस्टिक है पाकिस्तान, यानी कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है, दोनों पार्टीज के बीच में बातचीत हो सकती है, ऐसा कहना है। बाकी क्रूड के हिसाब से डेटा देखें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी डबल कर चुकी है अपनी एस्टिमेट कि ऑयल शॉर्टफॉल होगा तीसरे क्वार्टर के अंदर, यानी कुल मिला के ऑयल की कमी पड़ने वाली है। अब वैसे ऑयल की कमी नहीं है, प्रोडक्शन ठीक है, ऑयल का स्टॉक पाइल भी अच्छा है। जो भी कंट्री ऑयल सप्लाई करती है उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो कंट्री कंज्यूम करती है उनके पास में ऑयल की किल्लत होगी, क्योंकि अभी काफ़ी दिक्कतें होना शुरू हो चुकी है। आपको बताइए कि यमन के जो हाउदीज़ हैं, जो अटैकर्स हैं, उनको टेररिस्ट कहते हैं वहाँ के, वो भी अब अटैक करना शुरू कर चुके थे शिप्स के ऊपर। अभी कमेंट आता है कि सऊदी ने जो अपनी लोडिंग है क्रूड के, जो भी कंटेनर्स होते हैं शिप्स के ऊपर जो लोड किए जाते हैं, वो कर दिए हैं, लेकिन टर्न ऑफ कर दिया है ट्रैकिंग। ये जो ट्रैकिंग होती है जिससे पता चल सकता है कि वो शिप कौन सी कंट्री के हैं, उसको बंद कर दिया है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे अटैक्स हुए थे, तो डेटा भी ये बताने की कोशिश करा है। तो कैसे तैसे करके ऑयल जस्ट आना चाहिए कंट्रीज़ में, इंडिया के पास में आना चाहिए, बाकी कंट्रीज़ के पास में आना चाहिए, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा भी है। ऑयल में कोई कमी नहीं है, बस सप्लाई के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी हम फेस कर रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं इंडिया का भी सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो है रशिया। अब रशिया को लेकर यूएस काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि हम रशिया से काफ़ी इंपोर्ट करें। यूएस का डेटा मैंने आपको दिखाया था, जिसमें यूएस से हम जो इंपोर्ट करें वो एक टाइम पे बहुत ऊपर चला गया था, अभी ट्रेड डील की जब न्यूज़ आ रही थी। लेकिन जो रिसेंट डेटा है वो आपको ये बता रहा है कि हमने यूएस से इंपोर्ट करना काफ़ी कम कर दिया है, और रशिया से इंपोर्ट हमने क्रूड का बढ़ा दिया है। अब इससे प्रॉब्लम हो चुकी है यूएस को, ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी है, और यूएस के अंदर भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें नेम आप देख सकते हैं, नवारो करके कोई व्यक्ति है जो हमेशा इंडिया की आलोचना करता है कि इंडिया रशिया से बाय करता है, रशिया को फंड करता है, रशिया उससे अटैक करता है। तो उसके बाद में इंडिया ने काफ़ी कुछ रिप्लाई किया, और यहाँ पे ट्रम्प बोलता है कि फायर बॉम्बिंग मेरे ऊपर हो गई है, इंडियंस ने की है, क्योंकि हमने कुछ रिमार्क किया था अगेंस्ट रशियन ऑयल। सो देखते हैं दोस्तों, टैरिफ लगता है नहीं लगता। बाकी हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो रही है रशिया से, उसमें कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं है, लेकिन जितनी डिमांड है वो अकेला रशिया पूरी नहीं कर सकता है, तो हॉर्मुज के ऊपर भी डिपेंडेंसी अभी भी अपनी बनी हुई है। सो क्रूड $90 के आसपास है, कोई भी बड़ी गिरावट इसमें देखने को नहीं मिली है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अब थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट मेंटेन हो नहीं पाया, यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं। अब हम देखें निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे है, तो सपोर्ट हम इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं लाइन को, जिसमें ये बेस है और यहाँ पे बेस है, तो ये सपोर्ट अब निफ्टी का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी में तेजी हो गई, तो एक ब्रेकडाउन जो होना था वो हुआ नहीं है, लेकिन चांसेस हाई है कि अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है जो पॉजिटिव हो, तो निफ्टी हमको अभी कुछ टाइम बाद वीक होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडर अपनी जो भी बैट होते हैं वो उस हिसाब से करते हैं, इन्वेस्टर्स जस्ट वेट एंड वॉच करते हैं कि मार्केट अगर थोड़ा सा सस्ता होता है तो स्टॉक्स और भी सस्ते हो सकते हैं। सो इन्वेस्टिंग का एक फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें काफ़ी लोग कहते थे कि सर क्या करें समझ में नहीं आता है, तो 2 डीमेट अकाउंट रखते हैं ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों, ठीक है, जिसमें एक में इन्वेस्टिंग की जाती है, एक में ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग इन द सेंस इंट्राडे नहीं, बहुत रिस्की होता है। एफएनओ भी काफ़ी रिस्की होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग हम बोल सकते हैं, जिसमें आप क्यू बेसिस पे कर सकते हैं कि किस कंपनी के रिजल्ट अच्छे, जिन भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में उसको रखा, रिजल्ट खराब आते ही निकाल दिया। 5-7 कंपनीज रखी, जो भी अच्छी कंपनीज है उसको रखे रखे, यानी Q1 मान लो अच्छा आया किसी कंपनी का, Q2 भी अच्छा आ गया तो उसको बेचा नहीं, उसको रखा। लेकिन अगर Q2 खराब आ गया तो उसको बेचकर उस कंपनी को रख लिया जिसका Q2 अच्छा है। तो जब तक नंबर्स अच्छे आ रहे, मोमेंटम अच्छे, जब तक वो कंपनीज हैं, और जैसे ही नंबर्स खराब आते हैं उन कंपनीज को निकाल दिया जाता है, चाहे वो लॉसेज हो या प्रॉफिट हो।
लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अगर 70% हो गई, 30% कंपनी में आपको नुकसान हुआ, 70% में अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो बहुत कुछ है। ये आपका बहुत अच्छा डेटा होगा एक्यूरेसी के हिसाब से। ठीक है, तो काफ़ी लोग अभी इसी तरह से काम कर रहे हैं क्योंकि मार्केट अब ऐसा ही हो चुका है जिसमें ब्रॉडर मार्केट के अंदर कुछ है नहीं, एक साल में कोई पैसा बना नहीं है, लेकिन स्टॉक्स ने काफ़ी पैसा दिया है। तो हर तरह की कंपनीज को ट्रैक करिए, जो मैं आपको डेटा देता हूँ उसको एनालाइज करिए अपने एंड पर भी। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। 6% की तेजी। केमिकल कंपनीज अभी कर रही है अच्छा, कुछ कुछ कंपनीज, ब्रॉडर कंपनीज तो नहीं कर रही है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही है, उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। वो कंपनीज अच्छा कर पा रही है जिनके मार्जिन बढ़ रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे 12 का 14 हो चुका है मार्जिन। ये रिजल्ट आए थे 30 तारीख को। कंपनी ने फिर गाइडेंस अच्छी दी कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंक्रीज करेगी Q2 के अंदर। तो जब ऐसा कुछ कमेंट आ जाता है ना कि Q2 अच्छा जाएगा, तो फिर इन्वेस्टर उसमें बाय करते हैं Q2 के बेसिस पे। और Q2 अच्छा आता है तो फिर तो मेंटेन है, अगर खराब आता है तो फिर बेचा जाता है। और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे आने की यहाँ पे कंपनी ने बात की है, तो सब कुछ ठीक है। टेक्निकली हमने बात की थी, उस समय स्टॉक 62% के गैप पे था, अभी गैप थोड़ा सा कम हो चुका है। ये वीकली चार्ट आपके सामने है। पहले एक स्विंग बना था, अभी देखते हैं ये स्विंग कंप्लीट होता है या फिर नहीं। एक क्वार्टर में पूरा हो जाएगा वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर Q2 भी अच्छा आता है तो हाई चांसेस है ऐसे में कंपनी के स्टॉक्स अच्छा कर लेते हैं, तो इसको ट्रैक करिए। फोर्स मोटर, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं इसको लेकर। 5% की तेजी आज बनी है इसके अंदर, इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या सीन है। देखो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि रिजल्ट में एस्टिमेट का डेटा नहीं है, लेकिन रिजल्ट हम परसेंटेज में देखें तो रेवेन्यू 6% ऊपर है जून की यानी Q1 की। इनकम इसकी 22% ऊपर है यानी मार्जिन इसके बड़े हैं, तो ये एक अच्छा सिग्नल है। साथ में यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन, जैसे यहाँ पे ओके नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है ये, और यहाँ पे एबिटा है, तो एबिटा देखे तो थोड़ा सा कमज़ोर था। अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, हम रिएक्शन को देख सकते हैं, और रिएक्शन नंबर्स आने के बाद में कुछ बहुत अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं हुआ था कि स्टॉक ब्रेकआउट कर गया डे चार्ट के ऊपर या काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आ गए। अब इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने है इसका चार्ट, वीकली चार्ट। इसमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, अच्छी तेजी बनती है, उसके बाद में ये सपोर्ट मेंटेन होता है और सपोर्ट इसका टूट गया, तो अब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ से तेजी बन सकती है, चांसेस हाई है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इस हिसाब से देखोगे कि ये सपोर्ट टूट चुका है, उसके बाद में एक तेजी यहाँ बनी थी, सेकंड तेजी यहाँ बन रही है, लेकिन पैटर्न डाउन है। तो ऐसे में वेट एंड वॉच किया जाता है जब तक कोई मेजर रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाए। जब तक ब्रेक नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं है, डाउन साइकिल में स्टॉक है, ये हम मानेंगे टेक्निकली बेसिस पे। फिनोलेक्स केबल, आज भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 5% की तेजी बन जाती है। नंबर्स इसके बहुत कमाल के थे, कल भी अच्छी तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। मार्जिन इसके काफ़ी अच्छे से एक्सपेंड हुए, 7 का 12 हो चुका है। रेवेन्यू में कोई कमी होगी नहीं, इन कंपनीज के पास में काम धंधा बहुत अच्छा है। मार्जिन अगर ये बढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे, स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी आएगी। अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो ये जो पूरा साल गया अभी पिछला ये मार्च तक का, तो उसमें प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। ये जो अभी तक का टाइम है इसमें इंक्लूड है पहले तो 4 क्वार्टर, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, ये भी अब कवर अप हो जाएगा क्योंकि इस रिजल्ट में ये देखो आपके सामने QOQ बेसिस के रिजल्ट जो अभी हमने देखा है, ये रिजल्ट बहुत अच्छे गए हैं प्रॉफिट मार्जिन की बढ़ने की वजह से, और यहाँ पे एक सिंपल सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब आपको ये देखना है कि स्टॉक का मोमेंटम कितना रहता है, किस तरह से चलता है। फिलहाल तो हमने एक तेजी देखी थी रिजल्ट आने के बाद में, और मैंने आपको कहा था कि रेसिस्टेंस पे है, ब्रेकआउट होना चाहिए तब जाके कुछ सोचेगा ट्रेडर इन्वेस्टर। डे चार्ट के ऊपर देखें तो आज ब्रेकआउट इसमें हो गया, और बड़ी बात यह है कि कल के कंपैरिजन में आज के वॉल्यूम और ज़्यादा थे क्योंकि कल आई थिंक मार्केट के बंद होने के आसपास इसके रिजल्ट आए थे। लेकिन साथ में एक और सिग्नल आप देखो कि यहाँ पे सेलर्स भी है, तो आसान नहीं होगा ऊपर जाना क्योंकि बीच बीच में सेलिंग भी इसमें बढ़ेगी, सप्लाई भी इसमें आएगा, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स ने खरीद रखा होगा इसको गिरावट के अंदर और वो परेशान हो गए एग्जिट करने के लिए, तो वो एग्जिट करेंगे और स्टॉक थोड़ा सा डिफिकल्टीज के साथ में ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन नंबर्स अच्छे हैं और अगर नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा गया तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी आ सकती है। तो ये भी देखने वाली कंपनी है। रेवेन्यू अच्छा है, मार्जिन देखिए कैसे आते हैं अगले क्वार्टर के। फिलहाल अभी गैप कितना है, 35% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। एमटार, सो एमटार अभी भी एएसएम में है लेकिन ये सर्किट ओपन कर चुका है। रिजल्ट आपने देखे बहुत कमाल के थे, अनएक्सपेक्टेड थे क्योंकि स्टॉक तो नीचे गिर गया, ऐसा लगा था कि नंबर्स तो बहुत खराब आएंगे, बट हुआ क्या, 18 के मार्जिन 23 हो गए।
रेवेन्यू देखो कितना बढ़ गया, प्रॉफिट कैसे बढ़ गया 5-5 गुना। तो बहुत ही कमाल के रिजल्ट थे। साथ में रिजल्ट हम देखिए, ये क्यू बेसिस का डेटा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का डेटा है। ये Q1 आपके सामने है। एक टाइम ऐसा था यहाँ तक कि क्यू बेसिस पे कंपनी डी ग्रोथ कर रही थी, स्टॉक ऊपर से 50-60-70% नीचे था। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाती है और इस क्वार्टर में भी अच्छी ग्रोथ मिली है। क्यू बेसिस पे कंपनी अच्छा कर रही है, साथ में वाई बेसिस पे भी देखें तो कंपनी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। तो वैसे में स्टॉक के ऑल टाइम हाई पर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, गारंटी मार्केट में दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, चांसेस काफ़ी हाई हैं कि अगर आप प्रॉफिट अच्छे देते हो, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, अगले क्वार्टर भी अच्छे आने के चांसेस बनते हैं, गाइडेंस आपकी अच्छी है, तो स्टॉक नॉर्मली ऑल टाइम हाई लेता है। तो फिलहाल हमने देखा कि स्टॉक 40% गिरा, उसके बाद में यहाँ से बेट शुरू हो गई। काफ़ी लोगों ने बेट किया कि चलो लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। उनका पैसा बन गया ऑलरेडी, 30-40% का गेन उनको मिल चुका है। अब कितना बाकी है यहाँ से, अगर ऑल टाइम हाई छूता है तो 20% बाकी है और सर्किट यहाँ पे ओपन हो चुका है। जिसको बुक करना है वो बुक कर रहा है, जो यहाँ से और खरीदना चाहता है, जिसको लग रहा है कि हाँ ये ऑल टाइम हाई जाना चाहता है या जाएगा, तो 22% का गैप इसमें बाकी है। अगर आप वेट कर रहे थे कि सर्किट कब ओपन होगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल कुछ दिनों से सर्किट ओपन है और हर बार यहाँ पे अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया। तो ये एक अच्छा पैटर्न है, टेक्निकली फंडामेंटली भी आपने देख ली, ये सिचुएशन काफ़ी सही है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के 4 वीडियोस आप देख लेना, क्योंकि ये कंपनीज शायद हम आज डिस्कस नहीं करें, तो चेकआउट कर लेना इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।